हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अमर्स एकेडमी इजी वे टू लर्न। दोस्तों, आप सभी को जैसे मालूम होगा कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो लेखपाल की मैथ है उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है और हमारे द्वारा ये प्रैक्टिस जो है रेगुलर कराई जा रही है। जब भी जितने 2-4 दिन का गैप रहता है, हर निश्चित गैप पे आपको वीडियो दी जा रही है। तो जो भी बच्चे, जो भी दोस्त UPSSC मैथ की तैयारी कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और लेखपाल मैथ का ये प्रैक्टिस सेट है। बता दें, इसमें 25 क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा की बढ़िया एकदम फिट और कंप्लीट तैयारी करवाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का ये हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले 4 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है बच्चों, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग लिंक से सारे वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें अच्छा सा सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इससे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। तो जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, लाइक्स आएंगे, तो उतना ही हम लोगों का जो मनोबल उठता रहेगा और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए शुरू करते हैं आज के हम अपने वीडियो को। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पहला है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, एक रेसिंग कार ने एक समान गति से 600 किलोमीटर की यात्रा तय की। एक रेसिंग कार है जो एक स्पीड से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। यदि इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे समान दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते। तो समय का डिफरेंस दिया है। तो पहले का समय मान लेते हैं T1 था, ठीक है। दोबारा का समय मान लेते हैं T2 था। और ये जो समय का डिफरेंस आया है दोस्तों, ये 2 घंटे का आया है। और टाइम डिस्टेंस स्पीड में हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, दूरी बटे चाल। अच्छा, पहले जो है 600 किलोमीटर दूरी तो दोनों में सेम रहेगी। 600 किलोमीटर कुछ टाइम में कवर करता है और या फिर कुछ स्पीड से कवर करता है। तो हम मान लेते हैं वो स्पीड कितनी थी, कुछ स्पीड x या v जो भी मान लेते हैं वो थी। और उसके बाद क्या होती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो अब इसको टाइम कम लगेगा। कितना टाइम लगा है, 2 घंटा। तो 2 घंटा टाइम कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दी है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने की वजह से उसको 2 घंटे का कम समय लग रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो पहले डिस्टेंस कितनी कवर की गई है, 600। और स्पीड क्या थी, मान लेते हैं x थी, या v मान लेते हैं कुछ भी। और बाद में क्या होगी, डिस्टेंस तो सेम कवर की जा रही है, बट स्पीड क्या हो गई है, x प्लस 50 ज्यादा हो गई है। और ये आ जाता है 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको या तो सॉल्व कर लेते हैं या डायरेक्टली ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। अगर ऑप्शन रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी यहाँ 4 ऑप्शन से पिक करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो टोटल जो सॉल्व होके ये पार्ट आएगा, ये 2 के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक कर लो एक बार फटाफट रख के। 75 अगर रखोगे तो यहाँ भी 75 रखना पड़ेगा सेकंड वाले पे। और इसको जब ऐड करोगे 75 में 50, तो ये हो जाएगा 125। 75 में 125। और 125 से जब 600 को डिवाइड करोगे दोस्तों, तो ये कंप्लीट वैल्यू आई थिंक नहीं आएगी। और यहाँ पर तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। कंप्लीट वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा, तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा माइनस होके 2 लाना है, फ्रैक्शन में कोई चांस नहीं है। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर एक बार सी चेक करके देखते हैं। तो सी जब चेक करेंगे, 600/100 माइनस 600 अपॉन, यहाँ पे 100 पुट करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 और यहाँ पे 0 0, 15 चौके 60। तो 6 - 4 = 2 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पे दे रखा हुआ है कि 3 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ वीडियो में देखेंगे कैसे किया गया है। तो क्वेश्चन तो आसान है, थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। ये कंडीशन दी है, इसके भी काम आएगा, थोड़ा सा काम पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखिए थोड़ा सा। 3 - 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये वैल्यू दी रखी है 0 के बराबर। 3 - 2 साइन को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 बन जा -2, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब इसको सॉल्व करने पे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमको कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये जो पहले नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सपोज दैट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो जो लोग ये बात थोड़ा कम समझते हैं उनके लिए एक कॉस थीटा को x मान लिया गया है। तो जहां जहां कॉस थीटा है वहां x जब पुट करोगे, सॉरी यहाँ x रखना है, कॉस थीटा की जगह पर x प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा था, इसीलिए यहाँ पे x स्क्वायर रखा गया है। अब इसका फैक्टर करना आता होगा कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 के फैक्टर करेंगे, ऐड करने पे क्या है 3 और मल्टीप्लाई करने पर आए तो 1। तो 2 और 1 इसके फैक्टर मिलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, तो दो वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा को हमने x को माना था cos थीटा, तो दोबारा पुट कर देंगे तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से थीटा डिग्री कितना जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब ये जो कंडीशन दे रखी थी इसको देखो ध्यान से कि थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू ले सकते हैं? आप कहोगे नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री रखा जाएगा। तो इस इक्वेशन में जो पूछा गया था हमसे, यहाँ पे 60 डिग्री रख देते हैं, 2 cosec 60 प्लस 10 60। इसको सॉल्व करोगे cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, प्लस 10 60 की वैल्यू √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, ये √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएगा और ये 2 2 जा 4, तो 7/√3। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 और √3 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 7√3 नीचे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये इसका फुल डिटेल्ड आंसर था, कोई उक्का तुक्का नहीं लगाया गया है। इसलिए क्वेश्चन करने का तरीका आप जरूर समझेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज का, ये हमारा दिया है कि त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु है। तो एक ट्रायंगल बना हुआ है, ABC। इसमें AB और AC के मध्य बिंदु जो है ये P और Q है, एक P है और एक Q है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट मिला लेते हैं और दिया हुआ है AP इक्वल टू x, AC इक्वल टू x प्लस 9। टोटल AC दोस्तों जो दिया है वो x प्लस 9 दिया है। उसके बाद देखो AB x प्लस 13 दिया है, AB टोटल जो है ये है x प्लस 13। ठीक है दोस्तों, AQ इक्वल टू x माइनस 2 है, AQ ये x माइनस 2 है। तो x का मान फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो थेल्स प्रमेय लगा देंगे, तो AP बटे AB बराबर ये हो जाएगा AQ बटे AC। अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। AP क्या है हमारे पास, AP है x। ठीक है दोस्तों, x अपॉन AB, AB जो है
ये है x प्लस 13 बराबर ए क्यों है ए एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे ऑप्शन नंबर 13 इसका जो होगा राइट आंसर होगा। इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो क्योंकि x की वैल्यू ही तो पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों जगह क्या आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ x इक्वल टू 13 रखोगे, नीचे 13 13 26 हो जाएगा। ये 13 रखोगे, ये 13 पहले से है, 13 13 26 बराबर यहाँ x रखोगे इस x में तो बचेगा 12 और नीचे रखोगे 13 तो 13 9 हो जाएगा, 13 और 9 24 तो 12 दूनी 24 13 दूनी 26 तो 1/2 1/2 दोनों साइड में बराबर है। इसका मतलब 13 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आज का है। यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है पी क्यू आर एस एक लंबवती है, एक वृत्तीय है, मतलब एक वृत्त पे स्थित है। पी आर क्यू एस को विभाजित करता है यदि पी क्यू बराबर 9 क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो, आर एस बराबर 6 हो तो पी एस किसके बराबर होगा। तो ये एक हमारे पास सर्किल हो गया, इसी पे 4 बिंदु है पी क्यू आर एस। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, पी क्यू आर एस, ये क्यू एस हो गया, ये पी आर हो गया। पी आर क्यू एस को विभाजित करता है, क्यू एस तो ये दोनों बराबर है। तो कहीं लिख लेते हैं इसको कि ये बिंदु हम बीच में जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है मान लेते हैं ओ है, तो ओ क्यू बराबर है ओ एस, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। अब इसमें देखो दिया गया है कि पी क्यू 9 है, पी क्यू जो है ये वैल्यू कितनी है 9। उसके बाद क्यू आर ये है 8, ये 8 है। उसके बाद दिया है आर एस क्या है 6 है, आर एस हो गया 6। तो पी एस किसके बराबर होगा, ये वैल्यू पूछी गई है कि पी एस किसके बराबर होगा। तो पी एस को ये देखते हैं, पी एस ये किसके बराबर है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनता है। वैसे तो आमने सामने साइड का रेशियो शायद सेम होता है, वो कुछ लगाएंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। जैसे पी क्यू, ये क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है ना, क्या है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज उसे कहते हैं जो एक सर्किल के सरकमफेरेंस पे बना होता है, चारों जिसके पॉइंट चारों भी वर्टिसेस जो होते हैं चारों शीर्ष चतुर्भुज के वृत्त में बने होते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे एक चतुर्भुज ये बना हुआ है तो चारों इसके शीर्ष जो है वो वृत्त पे ही है, तो ये क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर ये रेशियो नहीं इक्वल आता है तो हम लोग दूसरा तरीका अपना लेंगे। तो पी क्यू अपॉन एस आर, पी क्यू अपॉन एस आर ये चीज इक्वल होगी पी एस अपॉन क्यू आर के, पी एस अपॉन क्यू आर। यहां से इसको सॉल्व कर देते, पी क्यू 9 एस आर है 6, पी एस निकालना है हमको, क्यू आर 8 होता है। तो 3 दूनी 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 तरक्का 9, 4 तिया 12। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ गया 12। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, पी क्यू इक्वल टू 12। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे थोड़ा सा चक्रीय चतुर्भुज में कि पी क्यू, ये पी क्यू अपॉन पी एस आमने सामने की साइड पी क्यू अपॉन पी एस बराबर होगा, पी क्यू अपॉन पी एस, ये पी क्यू अपॉन पी एस आर, पी क्यू अपॉन एस आर ये इक्वल होता है पी एस अपॉन क्यू आर के, पी एस अपॉन क्यू आर के। थोड़ा सा ये देखना रहेगा कि ये पी एस क्यू आर ऊपर नीचे ना हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना आ जाएगा उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आज का जो दिया हुआ है हमारा, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। तो एक बार पहले पिछले वीडियो में हमने बार बार यही बताया है कि जब भी हम किसी वस्तु में प्रॉफिट लॉस, किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे तो हमेशा सीपी को 100% मान लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि कीमत 10% घटा दी जाती है तो -10% क्या हो जाएगा इसका,
तो यहाँ पे कितना आएगा 80%, 90%। अब कह रहा है एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी % वृद्धि की जाएगी। तो मूल कीमत दोस्तों कितनी है, यहाँ पे मूल कीमत आप कहोगे 100% है, तो 90 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो कहेंगे 10 बढ़ाना पड़ेगा। अब किस पे 10 बढ़ाया गया है, तो ये 90 पे बढ़ाया गया है, तो अपॉन में 90 रखो और गुणे में 100 लगा दो, तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 100/9। जब इसको डिवाइड करोगे तो 9 एकम 9, 11 सही 1/9 जो होगा वो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कनक अपनी धनराशि में से 3 पेन कनक अपनी धनराशि में से 3 पेन, 30 पेन या 50 पेंसिलें खरीद सकती है। वह अपना 80% धन खर्च करती है और 10 पेन खरीदती है। शेष धनराशि के साथ वह अधिकतम कितनी पेंसिल खरीद सकती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि कनक अपनी धनराशि से 30 पेन या 50 पेंसिल, या तो 30 पेन खरीद सकती है या 50 पेंसिलें खरीद सकती है। तो 30 पेन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 50 पेंसिलों के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब वह 80% धन खर्च कर देती है, 10 पेन खरीदती है, और 80% धन केवल 10 पेन खर्च करने में ही पेन खरीदने में खर्च कर देती है। शेष धनराशि जो बची है उसके साथ अधिकतम कितनी पेंसिलें खरीद सकती है। तो टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कनक के पास कितने रुपए थे, 100। ऐसे ही आंसर आएगा, माना कनक के पास 100 रुपया था। अब 80% खर्च करती है पेन खरीदने में, या फिर 100 रुपए में टोटल उसको, या पेन की 100 रुपए में वो या तो 30 पेन खरीदेगी या 50 पेंसिलें। तो 30 पेन या 50 पेंसिल कितने रुपए में खरीदती है, 100 रुपए में। तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेन का मूल्य अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 100/30। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3.33 आ जाएगा। और एक पेंसिल का मूल्य अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 100 रुपए में 50 पेंसिलें खरीदती है, इसका मतलब वो 2 रुपए की एक पेंसिल होगी। अब साफ साफ कह रहा है कि 80% खर्च कर देता है 10 पेन खरीदने में। तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 पेन की कीमत जैसे 3.33 रुपए है एक पेन की कीमत, तो 10 पेन की कीमत हो जाएगी 33.33 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान थोड़ा समझ गए होंगे आप कि 10 पेन की कीमत कितनी हो गई, 33.33 पैसे। 80% धन खर्च हो चुका है उसका, 80% धन क्या हुआ, खर्च हुआ है। 80 रुपए कह सकते हो, तो 80 में से अगर 33.33 हम लोग माइनस करते हैं, 33.33, तो ये समथिंग आएगा 46.67। अब इतने रुपए की क्या करेगा कि शेष धनराशि के साथ अधिकतम कितनी पेंसिल खरीद सकती। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है, 2 रुपए। तो 46.67 रुपए में वो कितनी पेंसिल खरीदेगी, तो लगभग 23 पेंसिलें। तो 23 जो है डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 23 पेंसिलें खरीद पाएगी, क्या होगा वो बचे हुए रुपए में। वह अपना 80% धन खर्च करती है और 10 पेन खरीदती है, शेष धनराशि के साथ वह अधिकतम कितनी पेंसिल खरीद सकती है, 23 पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में फंसाने के लिए। यह 4500 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब भी कभी पूछा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो मेरा कॉन्सेप्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इफेक्टिव रेट निकालना सीख लीजिए। इफेक्टिव रेट मतलब पहले साल का ब्याज फिर दूसरे साल का ब्याज, 2 साल के लिए बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव रेट काम करता है। इसका फॉर्मूला सीधा होता है कि पहले साल का ब्याज दर प्लस दूसरे साल की दर प्लस R1 R2/100। अगर ये टोटल आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा,
कि डायरेक्टली ब्याज निकाल सकते हैं टोटल इफेक्टिव रेट से। तो दर यहाँ पे 10% दी है, तो 10% का इफेक्टिव रेट निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10% का इफेक्टिव रेट जो दोस्तों आएगा, ये आएगा 10 + 10 + 10 × 10 / 10। तो 100 कट जाएगा, ये एक आएगा, टोटल आ जाएगा 21%। क्योंकि 2 वर्ष का, 1 साल का 10% ब्याज, फिर अगले साल में 10% ब्याज चक्रवृद्धि लगेगा, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो टोटल इफेक्टिव रेट आ गया 21%। अब 4500 का 21% कितना हुआ, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 2 सेकंड में। 0 0 कैंसिल, 21 का 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 45 × 21 ऐसे लिखोगे। 45 का इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट में सॉल्यूशन करने का तरीका, 45 दूनी 90, 45 से कम 45, तो डायरेक्टली जोड़ोगे आ जाएगा 900 है ये, 45 945। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, इसको मतलब मैंने लिख के बताया है, आप डायरेक्टली कर सकता था। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो भी डायरेक्टली आंसर आपसे आने लगेंगे। इस टाइप के गुणा भाग जितनी स्पीड में आप करोगे उतनी स्पीड में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है। तो 50 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 2 होंगी, 4, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। इसी तरह से कहाँ तक होगी, 50 के पहले 50। अच्छा, हर एक नंबर के बाद एक सम संख्या आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी होगी, 25। मतलब 1 से लेके 50 तक जो होता है वो 25 सम होती है और 25 विषम। तो क्या करना है, ऐसी चीजों का औसत निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके आते हैं कि इसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के 2 से भाग कर तो औसत आ जाएगा। तो 2 + 50 / 2, तो 52/2 भाग करोगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 26 जो होगा इसका औसत आ जाएगा। क्योंकि 26 जो है वो बीच में नंबर पड़ेगा और बीच वाला नंबर ही औसत होता है। बाकी टोटल नंबर है 25, तो 26वां जो होगा वो बीच में पड़ेगा। 12 इधर होंगे और 12 इधर होंगे और एक बीच में होगा, वो कौन सा होगा, 25वां नंबर होगा। तो आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आसान था, कुछ नहीं था, सिंपल ही था, इसको कर सकते थे, थोड़ा अगर प्रैक्टिस होती है आपकी तो। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि त्रिभुज A/B/C = 1 है, 1/√3/2 है, तो C = 4 हो तो B की वैल्यू ज्ञात करो। तो यहाँ से देखो A/B/C, इसका रेशियो है 1/√3/2। अगर C की वैल्यू 4 हो तो चलो C की वैल्यू 4 पुट कर दो। तो ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे 2 गुना है। B की वैल्यू पूछी गई तो B का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2√3। इसमें क्या था, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। तो क्षमता वाला क्वेश्चन आ गया। ए और बी 60% का मतलब क्या होता है, बार बार बताया है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 2/5 आएगा, 3/5, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। मतलब कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बी जो है ज्यादा है, बी 60%, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब ए अगर 5 करता है तो बी कितना करेगा, 8 करेगा। सॉरी, ए अगर 5 करता है तो बी कितना काम करेगा, 8 करेगा। क्योंकि क्या है, ये 5 का जो होगा 60% वो कितना होगा, 3। अगर ए 5 काम करता है तो बी कितना करेगा, 8 करेगा। ये तो हो गई क्षमता। इनका रेशियो पलट देंगे तो आ जाएगा दिनों का रेशियो, क्योंकि क्षमता का रेशियो होता है उल्टा दिन के रेशियो के। अब ए जो है कितने दिन में करता है, 12, तो ए की यूनिट कितनी है, 12। तो कितने गुना है, तो 4 बटे इसको क्या करेंगे, ए 8 की वैल्यू कितनी है, 12, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/8। तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 3/2। ये कितना गुना है, 3/2।
2 गुना है, तो इसका 3/2 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15/2। तो 15/2 कहाँ लिखा है, 7.5 ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, तो ये इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये दिया है, मणिभूषण को एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करनी थी, यदि वह आधी दूरी दुगने समय में तय करता है तो नई गति तथा मूल गति में क्या अनुपात होगा। एक निश्चित दूरी, डिस्टेंस अगर सेम होता है तो चाल का जो रेशियो होता है, चाल 1 और 2, पहले की चाल बाद की चाल, मतलब x/y है अगर, तो समय का रेशियो जो होता है दोस्तों ये उल्टा हो जाता है, तो y/1 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम कवर कर रहा है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, y/x। तो ये इस पे थोड़ा ध्यान देना, इसका यूज यहाँ पे करना पड़ेगा, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। अब सवाल में कह रहा था, मणिभूषण को एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करनी थी, यदि वह आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, तो नई गति और मूल गति, तो ये मान लेते हैं इधर है नई गति और रेशियो है मूल गति। मूल गति तो गति मतलब चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। तो मूल गति कितनी चाल से था, 1, नई गति क्या हो गई, उसने आधी कर ली, यही तो कह रहा है कि वो आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, आधी दूरी जो है दोगुने समय में। अच्छा दूरी पहले, ये क्या है, दूरी है, ये दूरी 1 थी, तो नई गति आधी दूरी हो गई। ये अगर 1 की चाल से चलता था तो ये अब चलेगा 2 की चाल से, इसको बटे में करेंगे, इसको बटेंगे, तो नई गति हो जाएगी इधर 1/4, 2 दूनी 4, इधर हो जाएगी 1। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4, ये ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस पहले लिखना है अपॉन में टाइम, तो पहले 1 दूरी चलता था, ये क्या है दूरी, 1 दूरी चलता था, तो अब आधी दूरी चल रहा है, लेकिन एक जहाँ पे 1 चाल थी वहां पे चाल कितनी हो गई है, 2, क्योंकि चाल क्या कर दी गई है, समय जो है दोगुना कर दिया गया है, दूरी और टाइम क्या है, गुना, क्योंकि टाइम अपॉन में रखना है। तो जहाँ पे 1 मिनट लगता था वहाँ 2 मिनट लगा है, जहाँ 1 किलोमीटर चलता था तो आधा किलोमीटर चला है, तो इनका आपस में करके और नया ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राहुल तथा रमन क्रमशः 9,000 तथा 6,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 4 महीने के बाद राहुल व्यापार छोड़ देता है तथा मोहन 15,000 लगाकर साझीदार हो जाता है। वर्ष के अंत में कुल 57,000 का लाभ होता है, तो इस लाभ में मोहन का हिस्सा क्या होगा। तो तीनों आदमी पहले लिख लो, एक है राहुल, एक है रमन और एक है मोहन। 3 आदमी हैं। राहुल ने 9,000 रुपये लगाए हैं, रमन ने 6,000 रुपये लगाए हैं और ये बाद में 15,000 लगाता है, बाद में 15,000 रुपये। तो आगे बोला गया है कि राहुल रमन लगाए व्यापार शुरू करते हैं, 4 महीने बाद राहुल व्यापार छोड़ देता है। तो राहुल के जो 9,000 रुपये वो केवल 4 महीने तक चले हैं, तो ये हो जाएंगे 36,000। ठीक, 4 महीने तक चला है। रमन कहीं नहीं जाता है, पूरा पूरा रहता है, तो 12 महीने तक इसका काम चलता है, 12 × 72, 1 2 3,000। मोहन 4 महीने के बाद आता है, मोहन जो है 4 महीने के बाद आता है, तो इसका व्यापार चलता है 8 महीने तक, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं, 4 महीने बाद आया है 8 महीने। ये इसका चलेगा लगभग 1,20,000 तक। 15 अट्ठे 120, 5 अट्ठे 40, 5 कम 5, 8 एकम 8, 4 12। ठीक है, यहाँ से देखो 3 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दहमा 120, 12 × 72, 12 3 36, 3/6 10 आ जाता है इनका लाभ का रेशियो। और लाभ टोटल है 57,000, तो 6 3 9, 10 19, 19 का मतलब है 57,000। ठीक, तो एक का मतलब कितना हो गया, तो 19 19 57 है, 19 3 57, 3,000। किसका पूछ रहा था, तो मोहन का हिस्सा 10 आया है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लगभग आ जाएगा
30,000, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मोहन का हिस्सा कितना रेशियो में आया है, तो 10 आया है। तो आंसर नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है यदि √3 - 1/√3 + 1 बराबर a + b√3 हो तो a तथा b के मान। इसको आप लोग करिए, फिर हम सॉल्व करके बताते हैं। तो यहाँ पे √3 - 1/√3 + 1, इसका परिमेयकरण पहले करते हैं। तो जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया है इसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा भाग। अपोजिट साइन मतलब अगर नीचे प्लस है तो दोनों साइड में, नीचे यहाँ देखो प्लस दिख रहा है ये, तो ऊपर दोनों जगह क्या लिया है, माइनस माइनस। इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो आपस में, तो दोनों सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अपोजिट साइन है तो √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा ये। यहाँ पे देखो a + b और a - b का फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला होता है a² - b²। a क्या है, √3 है, b क्या है, 1 है। तो हम लोग लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऊपर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा √3² मतलब a² + b² - 2ab √3 × 1। अपॉन में क्या आएगा, √3 से देखो स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। इक्वल में दे रखा था a + b√3, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से √3 अंडर रूट कटेगा, 3 और 1 4 -2√3 अपॉन दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि कंपेयर करना है हमको a + b√3। तो यहाँ से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 × √3 बराबर a + b√3। तो a और b की वैल्यू क्या हो गई, देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है 2 और b की जगह क्या लिखा हुआ है -1। तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोगों को अलग से क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे आगे चल के। जैसे एग्जाम पास आता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ती रहेगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, बस वीडियो में लगे रहिए। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। यहाँ पे 1.66, 1.66, 0.66, 0.6 -1.32 -1.66। तो इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं a, तो ये भी a कहा जाएगा। इसको भी कहेंगे तो इसको भी कहेंगे, और इसको लिख सकते हैं 2 × 0.66। तो 1.66 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये a हो गया हमारा, ये हो गया b। अच्छा, a × a ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा a², b × b मल्टीप्लाई करोगे तो b² -2ab। यहाँ आएगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। a की वैल्यू हमने मानी है 1.66, b की वैल्यू है और उसमें दिया है 0.66 का होल स्क्वायर। माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यह दो वृत्त की परिधियों में अनुपात 3:1 का है तो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 3 का 9:1 का होगा। ठीक है, परिधियों का अनुपात चेक कर लेते हैं एक बार। परिधियों का अनुपात होता है 2πr1 रेशियो 2πr2। 2π कैंसिल आउट, तो r1 ये 3 है, ये है 1। और ये क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है πr² होता है, πr1² रेशियो πr2²। तो यहाँ से पाई कैंसिल, r1 3 का स्क्वायर, r2 1 का स्क्वायर, 9 रेशियो 1। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात 6, ये है l, ये है b, ये है h। यदि संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखो संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है घनाभ का। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2lb × bh + hL। ये इक्वल दिया है 5328।
चलो थोड़ी देर के लिए डी को यहाँ से हटा के कर देते हैं। 5 3 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 चौके 8। एल बी, अब देखो एल है 6 और बी, इसको सब एक्स के साथ मान लेते हैं। 6x 5x 4x, तो एल बी 6 पंचे 30x स्क्वायर हो जाएगा ये। बी एच कहोगे तो 5 चौके 20x स्क्वायर। एच एल प्लस हो जाएगा 6 चौक 24, इसका मल्टीप्लाई करोगे 6 चौक 24x स्क्वायर, ये 2664 है। इसको सबको जोड़ोगे 30 20 50 60 70 74x स्क्वायर, तो 2664, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2664 बटे 74। अब 74 से इसको जब डिवाइड कर दोगे तो ये लगभग आ जाएगा 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि स्क्वायर है अंडर रूट आएगा तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू जो रेशियो दे रखा था दोस्तों हमारे पास 6:5:4, इसमें x की वैल्यू 6 पुट कर देंगे। ये सब 6x 5x 4x है, तो ये जाएगा 36, तो ऑप्शन नंबर सी 36 है। आगे करो या ना करो सब सेम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इतना टाइम नहीं रहता है पेपर में कि सारे क्वेश्चन ऑप्शन करो, कुछ भगवान के भरोसे भी छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही नहीं सब पास हो जाते हैं। 3000 की एक धनराशि 2 भाग x बड़ा भाग y और छोटा भाग में उधार दिया जाता है। y छोटा भाग को 10% प्रतिवर्ष और x बड़ा भाग को 20% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। यदि एक वर्ष में कुल 500 ब्याज अर्जित होता है तो y मतलब छोटा भाग किसके बराबर होगा। 3000 की धनराशि एक को दिया जाता है, x है एक और एक है y। ठीक है दोस्तों, y छोटा भाग को 10% प्रतिवर्ष से, बड़ा को 20%, y को 10% प्रतिवर्ष की दर से और b को 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, साधारण ही होगा 500 ब्याज। यदि एक वर्ष में कुल 500 रुपये ब्याज मिलता है, टोटल ब्याज जो मिला है इसको 500 रुपये मिला है, अर्जित होता है तो छोटा भाग किसके बराबर है। ठीक है, दोनों बोल रहा है 3000 रुपये है, एक को कुछ दिए गए एक को कुछ दिए गए हैं, टोटल ब्याज 500 रुपये मिला है, तो बताओ उसको टोटल के मतलब कितने कितने रुपए दिए गए हैं या उसमें से छोटा भाग किसको दिया गया। तो अगर एक को हम लोग क्या करते हैं x मानते हैं तो दूसरे को y, या फिर दूसरे को हम मान सकते हैं 3000 माइनस x, ये भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से देखो 20 पंचे 100, तो बचेगा x बटे 5, यहाँ से काटोगे 10 दहां 100, यह आएगा 3000 माइनस x बटे 10 और ये प्लस बराबर 500। तुरंत x की वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो ऑप्शन रख के नहीं चेक करोगे, ऐसे ही डायरेक्ट कर दो। इसको 10 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x बटे 10 प्लस 3000 माइनस x बटे 10 बराबर 500। 10 एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, 10 एलसीएम मिलेगा, देखो इधर 10 एलसीएम मिलेगा, ऊपर की वैल्यू डायरेक्ट ऐड हो जाएगी। 2x प्लस 3000 माइनस x बराबर 500, तो 2x में से एक x माइनस होगा, x बचेगा, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 हो जाएगा, और प्लस का 3000 इधर है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2000। एक राशि अगर 2000 रुपया है तो दूसरी राशि हो जाएगी 3000 रुपया, 1000 रुपया, छोटा भाग 1000 रुपया है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं अगले वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप 4a प्लस 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। तो मान लेते हैं भुजा कितनी है, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। तो 4x की वैल्यू दे रखी है 4a प्लस 8। तो यहाँ से जो भुजा आएगी वो आ जाएगी 4a प्लस 8 अपॉन में 4। अब तो x की वैल्यू आएगी, x ही तो इसकी साइड है। क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आप सब जानते होंगे कि भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसकी क्या है x, तो x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखो इसको, ये थोड़ा देखो यहाँ पे,
4a/4 प्लस 8/4। तो यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 8, तो a प्लस 2 आ जाएगा। तो भुजा इसकी x इक्वल टू आ गई a प्लस 2, तो a प्लस 2 यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पर, होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्षेत्रफल x स्क्वायर है तो यहाँ पे x की जगह x प्लस 2 का होल स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पे होल स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, ऐसा जहाँ पर दिखता है वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो वह धन कितना होगा। तो इसको देखते हैं, सरल सा है, करके भी देख सकते हैं हम लोग कि 2 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 500 रुपया। 4 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 900 रुपया। तो यहाँ से देखेंगे कि 2 वर्ष का जो अंतर डिफरेंस है, 2 वर्ष का डिफरेंस कितना है, वो यहाँ से देखेंगे तो ये 400 का आएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है 400 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में मिल रहा होगा 200 रुपया। ठीक है, तो वह धन क्या होगा। तो 2 वर्ष का डिफरेंस है, मतलब 2 वर्ष में 400 रुपये का, 500 पे 2 वर्ष में 400 रुपये का ब्याज मिला है। अगर 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपया है, ठीक है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपया ऊपर निकला ही है। अब थोड़ा ध्यान से पहली लाइन देखो, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में रुपए 500, तो पूरा धन दिया है। धन मतलब इसी में ब्याज है और इसी में इसका मूलधन है 500। अब देखो हमने 2 वर्ष का ब्याज यहाँ दिख रहा होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना निकाला, 400 रुपया, ये ब्याज है। 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपया है, तो 500 टोटल धन था, तो इसका मूलधन कितना हो गया। तो मूलधन अगर P निकालोगे तो कहोगे 500 इसका टोटल धन हुआ था, जिसमें से 400 रुपये ब्याज मिला था, तो मूलधन कितना होगा, 100। अब 1 साल में देखो, यहाँ 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है, 200 रुपया। तो वह धन, वैसे तो धन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहाँ से दर पूछी गई होती तो दर भी निकाल सकते थे कि 200 रुपये का ब्याज मिला है 1 साल में, कितने रुपए पे, 100 रुपये पे, तो इसकी डायरेक्ट दर निकल आती 200%। तो ऐसा फिलहाल पूछा नहीं गया है, जो पूछा था वो हमने पहले ही बता चुके हैं। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके स्टैटिस्टिक का है। दिया है, यदि किसी देश का बजट निम्न रूप से दर्शाया गया है, तो बिक्री कर 35%, 33% आयकर, ये सब दिया हुआ है। तो पूछा गया है बिक्री कर पर यह कोण क्या होगा। बिक्री कर का कोण, मतलब ये कोण कितना होगा। ठीक है, तो यहां से देखो टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री, ये टोटल 360 डिग्री होता है। अगर ये पूरी चीज हम परसेंटेज में भरे, पूरा सर्किल अगर परसेंटेज में भरे तो मैक्सिमम 100% भर सकते हैं। तो कह सकते हो यहां से कि 100% की वैल्यू है 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, 360/100। तो 100 से इसको जब डिवाइड कर दोगे तो कहोगे 3.6 आया है। तो 1% की वैल्यू कितनी होती है, 3.6। हमको कितना परसेंट चाहिए बिक्री कर का, 35% है, तो 35 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 इंटू 35। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छक्के 30, 5 तियां 15, 3 18, 3 से करेंगे 3 छक 18, 3 त्रिक 9 1 10, तो आ जाएगा 0, 8 8 16, 2 12, 126.0। तो 126 डिग्री जो होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो कोण निकालना, ये कन्वर्जन आप लोगों को थोड़ा सा आना चाहिए। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें याद रखना कि 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अगर परसेंट में
हम लोग 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। आप लोग चाहो तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, माध्यिका पता करनी है कि माध्यिका का आकलन कीजिए। आय दे रखी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फिर बारंबारता उसकी है, फ्रीक्वेंसी है 5, 12, 22, 30, 36, 40। इसको थोड़ा सा हम वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबा होगा इसमें। ठीक है, तो ये बना लेते हैं। ये हो गई आय, ये हो गया एफ। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 5 से 15 है, सॉरी 5 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25 और 25 से दिया है 30। ये नंबर दे रखा है 5, 12, 22, 30, 36, 40। 5, 12, 22, 30, 36, 40। ऊपर छूट गया कुछ। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। इसको सही करते थोड़ा सा। 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। अब ठीक है। आगे यहाँ पे इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो 5 रखेंगे, 12, 5, 17, 17, 22, 7, 2, 9 और 3, 39, 39, 3, 30, 69, 69 और 36, 9, 6, 15 की 5 हासिल आए, 6, 3, 9, 1, 10, 105 और 40 करेंगे तो हो जाएगा 145। तो टोटल इसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है? 145। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान रखना है। और टोटल मतलब 145 n आ गया है, 145। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो ये लास्ट में आता है 145, ये इसी का सम आएगा। जो भी आप f को जब ऐड करेंगे, सिग्मा f करेंगे, तो उसमें भी 145 आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं माध्यिका का, कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये सारे सवाल फॉर्मूले से ही होते हैं। फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इनमें जो ये यूज हुआ है ये क्या है, इसको देख लेते हैं। L जो है, L को कहा जाता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये दोस्तों क्या है, माध्यक, अभी बताएंगे माध्यक वर्ग क्या होगा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, पूरा फॉर्मूला ध्यान से देख लो। निम्न सीमा, कम वाली सीमा। उसके बाद हमारे पास है n को पता ही है, प्रेक्षणों की संख्या होती है, और स्मॉल n प्रेक्षणों की संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद यह है CF। CF जो होता है दोस्तों, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोला जाता है यहाँ पे। तो जो भी माध्यक वर्ग होता है हमारा, उसके ठीक पहले की होती है। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की, पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये इसका हो जाता है। और इसको हम लोग फॉर्मूले के आधार पे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे संचयी बारंबारता होता है, CF है ना, तो संचयी बारंबारता लेते हैं, संचयी बारंबारता। और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी पता है, माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, फिर H जो होता है, H ये जो इनका वर्ग अंतराल होता है, H इसको कहा जाता है वर्ग अंतराल। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। वर्ग माप या वर्ग अंतराल जो होती है, अपॉन में F जो दिया है,
एक कैपिटल एफ दिख रहा होगा आप लोगों को, एक छोटा एफ दिख रहा होगा। तो छोटा एफ जो है ये होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये सारी चीजें हो गई माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब बात आती है कि माध्यक वर्ग क्या है। बारंबारता फ्रीक्वेंसी ये थोड़ा समझ जाएंगे। माध्यक वर्ग मेन चीज आती है। माध्यक वर्ग को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो माध्यक वर्ग सिंपली है। देखो यहाँ पे जो 145 निकला था ये कैपिटल एन था, इसको कैपिटल एन रखा गया, तो एन को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 145/2। और एन एक, तो सबसे पहले एक बात और ध्यान रखेंगे, एन जो है विषम संख्याई है। एन जो है विषम संख्याई है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 पंछे 10। अब 72.5 आया है। अब इसको ढूंढो सीएफ में। सीएफ में कहा मिलेगा, तो देखो सीएफ ये है हमारा। सीएफ में जो आएगा 72, ये लास्ट ये वाले 105 में आएगा। सीएफ से ज्यादा वाले में देखना 105। अब 105 वाला जो है इसी को हम लोग कहेंगे माध्यक वर्ग। अब देखो पहला पॉइंट यहां से स्मॉल एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा माध्यक वर्ग की कितनी है, 20। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल। सीएफ कह रहा है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता हो गई हमारे पास, सीएफ हो गया। एच है वर्गांतर, तो 5 का है, ये पता ही हमको है। एफ जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी आई है, 36 आई है, ये एफ है। अब सारी वैल्यू हम रख देंगे। ये n/2 का मान हमने 72.5 निकाला है, जो यहाँ रखेंगे। सबसे पहले l निकालेंगे, l रखेंगे। l है हमारे पास 20 प्लस इन ब्रैकेट n/2 हमारे पास है 72.5। CF है 69 अपॉन f, स्मॉल f आया है 36 और इंटू 5, क्योंकि ये माध्यक वर्ग की सीमा है 5। तो 20 प्लस ऊपर से माइनस करोगे 70, 3.5 इंटू 5/36, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 20 प्लस 25, 5 3 15, 16 17.5 अपॉन 36। अब इसको डिवाइड करोगे तो 20 समथिंग, बहुत छोटा नंबर आएगा, तो लगभग आई थिंक ये 20 या 21 के आसपास आएगा, क्योंकि ऊपर है 17.5, 17.5, 20, ये 21 के पास आएगा, क्योंकि ये लगभग वैल्यू है 0.5 के बराबर। और 20 में 0.5 ऐड करोगे तो 20.5 तो है नहीं, तो 21 ही है। तो 21 इसका हमारे हिसाब से राइट आंसर बनना चाहिए। तो ये इसका पूरा तरीका है। माध्यमाधिका बहुलक सबका वर्ग निकालने, सबका मतलब निकालने का फॉर्मूला होता है। इन सबको अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो अलग से वीडियो में तीनों के तीनों अच्छे से इसकी सारी विधियां करा दी जाएंगी। सारी क्या, आप लोगों को कोई भी एक विधि आनी चाहिए जो सबसे सरल हो, बस, बाकी किसी से लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, एक घनाभ के 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x y z है। घनाभ है हमारे पास एक, ये घनाभ है, इसकी 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल, एक का x है, ये y है, और एक का z है ऊपर वाली का क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन क्या होगा, आयतन v का फॉर्मूला v बराबर l इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। और ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि अंडर एक्स वाई जेड होता है, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, क्षेत्रफल है, और घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। एक्स एक देखो, एक साइड का जो क्षेत्रफल होगा, ये इसकी अगर एल है, ये बी है, और एक एच है, तो एक्स का एरिया निकालोगे तो यहां से थोड़ा सा दिख भी रहा होगा, आप लोगों को विजुअल हो रहा होगा कि एक्स का एरिया निकालोगे तो हो जाएगा एल इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स बराबर हो जाएगा एल इंटू एच। इस वाली साइड का क्षेत्रफल, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई लगाओगे तो देखो चौड़ाई इसकी क्या है 20 और लंबाई है एच, बी और एच, तो y इक्वल टू हो गया बी और एच।
अब ये वाला देखोगे टोटल, ये एल जैसे ये एल था नीचे वाला, वैसे ही एल और बी, एल और बी इंटू क्या हो गया जेड, एल इंटू बी। अब यही सारी चीजें हैं, अब इसी में से निकल के आ जाता है बी बराबर एल बी एच, कोई बात ही नहीं, सिंपल नहीं है। अगले बढ़ते, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, एक्स वाई जेड अंडर, बहुत बार पूछा गया है सुपर टेट में और यूपी टेट में, पेट में, बहुत सारे पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एसएससी में तो कई बार पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर याद रखेंगे इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है 100 और 300 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 300 को 7 से डिवाइड करो, माइनस 100 को 7 से डिवाइड करो। तो 300 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, 7 चौके 28, 29 30, 20 आएगा, 7 दूनी 14। मतलब 300 के अंदर 42 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। कह सकते हो 1 से लेके 300 तक 42 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। अब 1 से लेके, क्योंकि 100 से पूछ रहा है तो हमें 1 से लेके 100 तक निकालना पड़ेगा। तो 1 से 100 तक, तो 7 से भाग करोगे 100 को, तो 7 चौके 28, 7 एकम 7, 3 10, 30 हो गया, 7 चौके 28। तो 14 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। तो 100 से 300 का पूछ रहा है, और ये जो निकल के आया था पहले वाली वैल्यू 42, ये आई है 1 से लेके 300 तक। 1 से लेके 300 तक 42 नंबर 7 से डिवाइड होंगे। 1 से लेके 100 तक 14 नंबर 7 से डिवाइड होंगे। तो 100 से लेके 300 तक कितने होंगे, तो 42 माइनस 14, तो 12 में से 4 गए 8, 3 में से गए 2, तो 28 नंबर ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। ये थोड़ा सा मेथड याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी SSC के लिए। एक कस्बे में 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। तो इसको थोड़ा देखते हैं। 1000 टोटल निवासी हैं, अब 1000 छोड़ देते हैं, मान लेते हैं 100% टोटल है, उसमें से 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं। तो पुरुष कितने हो गए 60%, महिला कितनी हो गई 40%। कह रहा है जिनमें से 20% साक्षर है, तो पुरुषों में से 20% साक्षर है, तो साक्षर की अगर संख्या निकालोगे तो 60 का 20% निकालो, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12 लोग साक्षर हैं, 12% साक्षर है 60 का, और 20% साक्षर है, तो 80% निरक्षर होंगे। तो बाकी जो बचे हैं ये निरक्षर होंगे, इनसे नहीं मतलब है। अब आगे बोल रहा है कि यदि कुल 25% निवासी साक्षर हो, कुल जो है 25% निवासी साक्षर हो, तो कस्बे में कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी। अच्छा, इसको थोड़ा बेसिक से कर लेते हैं, देखते हैं जल्दी आंसर आ जाएगा, ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा है। सिंपली कह रहा है 1000 हैं टोटल, उसमें से 60% पुरुष हैं। तो यहां से डायरेक्ट हम लोग पुरुष और महिला निकाल लेते हैं। ये पुरुष, ये महिला, तो 1000 का 60% 600 होगा, तो ये हो गए 400। अब 600 में से 20% साक्षर है, तो 600 का 20% 120, ये साक्षर हो जाएंगे। बाकी बचे कितने 480, ये निरक्षर हो जाएंगे। यदि कुल 25% निवासी साक्षर है, मतलब 1000 का 25% साक्षर है, तो इनके कहने का मतलब यह है कि टोटल 250 लोग ऐसे हैं जो साक्षर हैं। लेकिन पुरुष कितने साक्षर हैं, कहोगे पुरुष तो 120 ही साक्षर हैं, लेकिन कुल कह रहा है 250 साक्षर हैं। तो 250 अगर कुल साक्षर हैं, जिनमें से पुरुष 120 हैं, तो बचे कौन, तो 130 महिलाएं ही तो हुई साक्षर। तो महिलाओं में 130 साक्षर हैं, ये कैसी है साक्षर, बाकी सब निरक्षर हैं। तो कितनी महिलाएं पर कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं, तो कहोगे 130 महिलाएं साक्षर हैं, कितने पे 400 पे। तो टोटल कितनी परसेंट हो गया, तो 4 3 12, 1 4 दूनी 8, 32.5, ये जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वैसे भी आ जाता, लेकिन इससे आपका थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन आज का बच जाता है हमारे पास कि दो वृत्त जो एक दूसरे को छूते हैं उनका कुल क्षेत्रफल 490 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनको केंद्रों के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर है, तो उनके त्रिज्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। सिंपल है, R1 माइनस R2 पूछा गया है। ये दो वृत्त हैं, अच्छे अच्छे नहीं बने हैं, अलग अलग बने हैं। इसकी त्रिज्या R1 है, ये त्रिज्या जो है R2 है। क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल मतलब पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये है 490 पाई। तो यहां से पाई अगर कॉमन ले लोगे तो बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 490 पाई। पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे बोला गया है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 28 है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी 28 है। इसका मतलब R1 प्लस R2 जो है ये 28 दिया है। अंतर पूछा गया है, R1 माइनस R2 का अंतर, डिफरेंस, ये पूछा गया था। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर ये होता है, अंतर ऐसे ही लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। ऐड जो उनका सम है वो 28 है और डिफरेंस पूछा गया है। R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर दोनों का सम 490 है। ये चीज दे रखी है कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ये 490 है। इसको सॉल्व करेंगे बहुत आसान सा, और R1 प्लस R2 बराबर 28 है। इसका होल स्क्वायर कर दो तो कहोगे ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 बराबर 28 का स्क्वायर, 8 अट्ठे 64, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, दूनी 32, तो 4 6 6 8 4 3 784 आ जाएगा। R1 प्लस R2 अभी यहाँ देखा कितना था 490, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2R1 R2 हो जाएगा 784 माइनस 490। 4 में से 0 गया 0, 4, 18 में से 9 गया 9, 6 में से 4 जाएगा 294, और 2R1 R2 है। फिर एक बार 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 4 2 7 14, तो R1 इंटू R2 आ गया 147। अब ये देखो R1 माइनस R2 पूछा गया, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2। अब डायरेक्टली R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हम लोग रखेंगे 490 माइनस 2R1 R2 है, तो डायरेक्ट ये 294 रख देंगे, ठीक है, तो माइनस 294 94, तो 490 में से 294 घटा दो, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा, 10 में से 4 गए 6 और 18 में से 9 गए 9, 196। तो 196 स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आएगा, किसका होता है, तो कहोगे 14 का होता है। तो बी ऑप्शन इसका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन खत्म होते ही पे काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सभी लोग उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आता है तो इसको एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आगे अगले अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह से आपको जब तक पेपर नहीं हो जाता है एक से एक नए नए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और कई सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते रहेंगे। सभी भाइयों को बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने भी वीडियो देखा है। बाकी सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखकर अच्छा लगता है तो उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो की अपडेट तुरंत के तुरंत मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए